Good morning, students. How are you? Nowadays, we discuss our chapter legislature, in which we discuss today the long type of question answers which are very important in this chapter. Today, our first chapter is what are the power and function of parliament. Okay, what are the power and function of parliament? So parliament is a bicameral legislature consisting two houses along with the president of India. It enjoy the following power and function. पार्लियामेंट बाई का मतलब होता है टू हाउसेस की है हमारी, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लस प्रेसिडेंट, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये एंजॉय करते हैं फॉलोइंग पावर्स विच वी डिस्कस टुडे। हाँ, ये डिफरेंट टाइप की पावर्स होती हैं, है ना। 9th क्लास में थोड़ा सा हमने पढ़ा है कौन कौन सी होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल पावर, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो in 11th class, in question paper, in your question paper there is a 1 marks question, 2 marks question, 4 marks question and 5 marks and 6 marks. Okay, so in 6 marks question में आपके ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो टुडे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव पावर, इसमें आप लिखेंगे टू पास लॉ ऑन अ सब्जेक्ट गिवन इन यूनियन लाइक फॉरेन अफेयर, डिफेंस, वॉर, पीस, रेलवेज एक्सेट्रा। बेटा इन 10th क्लास में आपने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, ये आप लिस्ट पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है कि यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो राइट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है। उन मैटर्स के ऊपर सिर्फ जो हमारी सेंट्रल लोकसभा और राज्यसभा ही लॉ बना सकती हैं। जो स्टेट्स के मैटर होते हैं स्टेट लिस्ट में वो मेंशन होते हैं, उनमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ मेकिंग कर सकती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि दोनों स्टेट एंड सेंट्रल दोनों बना सकती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं जैसे फॉरेन अफेयर, डिफेंस, वॉर, पीस, रेलवे, बैंकिंग, करेंसी, इन सब के ऊपर क्या कर सकती है हमारी लेजिस्लेचर जो है वो बिल करा सकती है। टू पास लॉ ऑन सब्जेक्ट गिवन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि यूनियन लिस्ट में तो बना ही सकती है और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी वो बना सकती है। इसमें दोनों बना सकते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल। द स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो हैव द सेम पावर ऑन द सब्जेक्ट्स mentioned in state list, but parliament also passed law on the subject in the following circumstances. If the Council of State passed a resolution by 2/3 majority declaring a subject be national importance to valid for 1 year only। ठीक है बेटा, तो इसमें ये कब बना सकती है कि जैसे कि मान कि कोई स्टेट है, वहाँ की स्टेट असेंबली 2/3 मेजोरिटी से, मतलब 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है बड़ी हेल्दी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी से अगर वो वहाँ पर क्या कहते हैं पास करती है कि ये जो मैटर है ये नेशन इम्पोर्टेंस का है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, इसमें आप लॉ मेकिंग करिए। बट वो क्या होता है 1 ईयर के लिए ही वैलिड होता है। If emergency is proclaimed for the whole country or any part
Therefore, the Parliament can pass law on the state list also, but such law will be came to an end to extend the unconstitutionally 6 months after the end of emergency. इमरजेंसी में अगर पूरे कंट्री के अंदर, मैंने अभी पिछले प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि किस तरह से 6 मंथ की इमरजेंसी का भी प्रोविज़न है जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं ना। तो वो अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर या होल कंट्री के अंदर डिक्लेयर होती है क्या इमरजेंसी, तो स्टेट लिस्ट ऑल्सो लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट ऑल्सो बट सच लॉस विल केम टू एन एंड। तो क्या होता है उस समय में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पर लॉ मेकिंग कर सकती है स्टेट के मैटर में भी, बट जैसे ही इमरजेंसी जो है वो फिनिश होगी तो वो जो है सारे लॉज जो है वो क्या हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे, मतलब डिसॉल्व हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है if emergency is proclaimed due to the failure of constitutional machinery in a state, a law made a parliament during such an emergency shall case operate the extent in compulsory 1 year after the proclamation and अगर इमरजेंसी होती है किस वजह से, किसी भी स्टेट के फेलियर की वजह से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रन करने में फेल होती है, या कोई और इमरजेंसी होती है जिसकी वजह से वहाँ पर इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो उस बार क्या होता है कि वहाँ पर जो है इमरजेंसी के बाद जो भी वहाँ पर जो लॉज होते हैं वो जो है वो फेल माने जाते हैं। नंबर 2 है बेटा फाइनेंशियल पावर। अब फाइनेंशियल पावर किसकी डिस्कस कर रहे हैं हम इस टाइम, लेजिस्लेचर की। ठीक है, फाइनेंशियल पावर क्या क्या होती है इसके पास, फाइनेंशियल पावर है जिसमें है आपका टू पास द बजट। सबसे ज़्यादा तो जो होल है ना ईयरली बजट जो होता है वो कौन करता है, हमारे यही करते हैं, हमारी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या मतलब कितनी इनकम हुई, बजट का मतलब यही होता है जैसे फैमिली बजट होता है इसी तरह पूरी कंट्री का भी बजट होता है जिसमें आपको पूरी कितनी इनकम है, कितना कहाँ कहाँ से टैक्स है, और कितना हम इस पर एक्सपेंड करेंगे, और कितना जो है हम आगे की प्लानिंग कि किस किस पार्ट में हम कितना कितना लगाएंगे। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी न्यू टैक्स बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, इट मीन्स कि एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मतलब पार्लियामेंट में अगर कोई चीज़ डिस्कस हो रही है इट मीन्स कि पार्लियामेंट के सब मेंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने एरियाज़ को। इसलिए इस तरह से इनडायरेक्टली सबकी उसमें जब तक वो अप्रूवल नहीं मिल जाता पार्लियामेंट का तब तक कोई भी नया टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं हो सकता। नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंक्लूड विदाउट द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी खर्च नहीं हो सकता जब तक कि वो इंक्लूड नहीं होता, कोई भी नया खर्च इंक्लूड नहीं हो सकता जब तक कि पार्लियामेंट उसको सैंक्शन नहीं कर देती है। द गवर्नमेंट हैज़ टू अथॉरिटी टू एनी चेंज एनी अमाउंट ऑफ इट ओन फ्री विल। गवर्नमेंट जो है उसको ये राइट होती है, अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी चेंज कर सकती है अमाउंट के अंदर फ्रीली। द पार्लियामेंट हैज़ इट्स ओन कमेटी टू इंक्वायरी अबाउट द एक्सपेंडिचर एंड द एस्टिमेट एक्सेट्रा। पार्लियामेंट के पास एक अलग
डिफरेंट कमेटी होती है जो खर्च को, एक्सपेंडिचर्स है ना, एंड द और एस्टीमेट, पूरा एस्टीमेट जो बताती है, ये सब काम उसके होते हैं। मतलब कि उसमें भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि पूरा डिसाइड करते हैं कि किस तरह से कितना खर्चा होगा, और एस्टीमेट वगैरह वो लगाते हैं। एस्टीमेट का मतलब एक रफ आइडिया लगा के वो सब बताते हैं कि कितना खर्च होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फर्स्ट, इससे प्रीवियस चैप्टर कौन सा था अपना, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं बेटा, जो एक तो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। ये टेम्पररी होते हैं, 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। और कुछ होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो आपके IAS PCS ऑफिसर होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और जो पार्लियामेंट जो लॉ मेक करती है उनको इम्पोज कराने में, उनको डिलीवर्ड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बट इनके ऊपर भी अब चेक एंड बैलेंस आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से जो भी ऑर्गेन है वो आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी करते हैं। तो बेटा अब जो है लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करती है, एक की पावर ये है ना, और एग्जीक्यूटिव का जब चैप्टर है तो उसमें वो लेजिस्लेचर पर किस तरह से, तो इसमें देखेंगे कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स। The minister are responsible towards the parliament for their action and policies. पहले तो अब हम पॉलिटिकल जो है एग्जीक्यूटिव उनकी बात कर रहे हैं। तो जितने भी ये मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। उनको हर चीज़ का अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड सीरियस प्रॉब्लम एंड इवेंट थ्रू, ठीक है, थ्रू द मोशन। अब वो क्या होता है कि जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं वो अपना गवर्नमेंट को सीरियस प्रॉब्लम या जो भी नए प्रॉब्लम्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनकी तरफ अटेंशन दिलवाती है ना। पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन टू बी मिनिस्टर एंड सपोज टू गेट सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स। पार्लियामेंट जो है उसको हर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, जो भी मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं या सिंपल मिनिस्टर है, उनको उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्लियामेंट के एवरी मेंबर, अगर कोई भी मेंबर कोई क्वेश्चन राइज करता है तो उसको सेटिस्फाइड करना जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ड्यूरिंग बजट द पार्लियामेंट criticize the policy of government on different departments of government। जब बजट होता है, ठीक है, तो जब बजट होता है उसमें जो पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज हो सकती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की किसी भी डिपार्टमेंट के में लेकर, तो उस टाइम क्या होगा, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्टर है वो आएगा और उसकी आंसरिंग करेगा, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। पार्लियामेंट कैन एंजॉय नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट और रिजेक्ट एनी गवर्नमेंट बिल और रिड्यूस द सैलरी ऑफ एनी मिनिस्टर बाय रेजोल्यूशन हैज गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आ सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी गवर्नमेंट के बिल के अगेंस्ट, और रिड्यूस द सैलरी ऑफ मिनिस्टर बाय रेजोल्यूशन। इस तरह से गवर्नमेंट को क्या होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसमें कि अगर जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट
गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ले आता है कोई भी जो क्या कहते हैं जिसे विपक्ष का या कोई भी पार्लियामेंट कोई भी पार्टी अगर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ये मोशन रखती है तो क्या होता है, अगर वो उसे प्रूफ कर देती है तो क्या आ जाता है, उनको उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है और उन्हें गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ पावर, जुडिशियल पावर। ठीक है, टू कन्फर पावर द इशूइंग रेट्स एंड direction for any purpose other than the protection of fundamental rights on Supreme Court of India। ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर कोई रिट आपको बताया था कि जो लीगल एप्लीकेशंस होती हैं, तो आपकी स्कूल की एप्लीकेशन हो गई, एक होती है लीगल, जो कोर्ट में इनको अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हो तो उसको बोला जाता है रिट। तो क्या होता है कि वो उसको प्रोटेक्शन मिलती है फंडामेंटल राइट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई रिट देता है कि उसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जो है उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है या उनका वायलेशन हो रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसको उसमें वर्क करता है। नेक्स्ट है बेटा, टू कन्फर सम अदर पावर ऑल्सो इन द सुप्रीम कोर्ट not to be against constitution but essential for the performance of its duty। और सेकंड क्या होती है कि ये पावर है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट न जाए बट एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और उसको अपनी कम से कम जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करना होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका इट में इस्टेब्लिश हाई कोर्ट इन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया एज वेल एज एक्सटेंड द एम्पावरमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफ द हाई कोर्ट इफ रिक्वायर्ड। ये क्या होता है कि वहाँ पर हाई कोर्ट जो है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में वहाँ पर रहे, और ये इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इट हैज़ पावर टू इम्पीच अगेंस्ट हाई डिग्निटीज एज प्रेसिडेंट, जज एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है बेटा, इम्पीचमेंट इसकी इंडिया के अंदर फ़िलहाल प्रेसिडेंट और उनके अगेंस्ट कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर नीड होती है तो इम्पीचमेंट मतलब ये होता है प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट कोई अपने कंट्री के अगेंस्ट वर्क करता है तो उसमें क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी से अगर वो बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपने हटा दिया जाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये एक पावर होती है किसके पास, लेजिस्लेचर के पास। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्टोरल पावर। ठीक है, इलेक्टोरल का मतलब होता है बेटा चुनने का, है ना, किस तरह से इलेक्ट करना है, किस को वो इलेक्ट कर सकती है। सो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। बेटा प्रेसिडेंट के लिए हम लोग इंडिया में कभी वोट नहीं देते। कभी देखा है आपने कि यूनिवर्सल एडेप्ट है कि 18 साल का बच्चा वोट दे रहा है कि आज किस चीज़ के चुनाव है, आज प्रेसिडेंट को चुनना है, नहीं चुनते ना हम। तो रीज़न क्या है कि उसकी जो है वो इनडायरेक्ट वोट से चुने जाते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं। कैसे, इसमें पार्लियामेंट के मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो करते हैं और वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स पूरी स्टेट की एंड सेंट्रल के लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, पार्लियामेंट इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी जो है कौन इलेक्ट करता है, हमारे
जो पार्लियामेंट्री हैं वही, मतलब लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स और स्टेट असेंबली के मेंबर्स। इट इलेक्ट्स द स्पीकर्स, और जो स्पीकर होता है लोकसभा का उसको भी, तो वाइस प्रेसिडेंट तो है ही बेटा राज्यसभा का, वो तो हो ही गया इलेक्ट। और जो लोकसभा के हैं वो भी उनको पार्लियामेंट्री मतलब लोकसभा के अंदर ही उनको इलेक्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है बेटा पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड का मतलब समझते हो, चेंज करना, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं अमेंड टू कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द आर्टिकल 268। बेटा इसमें यह है कि पार्लियामेंट जो हमारे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से अगर पार्लियामेंट चाहती है तो कोई नई जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं, अगर हम अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आर्टिकल 368 के अंदर ये आपके लिए एक प्रोविज़न है, ठीक है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। एन अमेंडमेंट कैन बी मेड only if it is passed by the absolute majority or 2/3 majority of the members present in the voting in both house separately। लेकिन अमेंडमेंट करने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो है उसकी वोटिंग की है ना मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी। अब मैथ्स पढ़ के आए हो 10th क्लास तक आप सब, तो निकाल लो 545 में से 2/3 कितने मेंबर्स जो हैं वो उस पर साइन करेंगे, तब उसके बाद जो है आप लोग जो है उसको तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज होगा। और ये चेंज दोनों में, लोकसभा अबाउट बेटा 296 मेंबर्स अगर उस पर साइन करते हैं तब जाकर वो आपका क्लियर होता है बिल अमेंडमेंट का कोई भी, और एज वेल एज राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से वो क्लियर होना चाहिए, तब हम उसमें चेंज जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब है तो ये हो गया आपका बेटा पावर। एक है आपका but the approval of 50% state is required to addition to procedure given above the amendment article given in article 268। बट इसमें दोनों जो आपके हाउसेज हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें तो होना ही चाहिए 2/3 मेजोरिटी से, बट 50% स्टेट का भी इसके अंदर इस प्रोसीजर के अंदर पार्टिसिपेट होना चाहिए, तब जाकर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं ना। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर वन क्वेश्चन। Tomorrow we discuss other question, long question of this chapter. Students, please be serious regarding to your classes, and please join Zoom class on Tuesday. Okay, so this is very necessary, and please contact me if you have any inquiry regarding political science to after 2 to 4, otherwise anytime you are welcome to any query. Okay, have a nice day. Thank you.